कि इस देश में दो ही वाद हैं, एक मनुवाद और एक अंबेडकरवाद। जैसे जैसे अंबेडकरवाद कमजोर होगा वैसे वैसे मनुवाद ऊपर बढ़ेगा। और इन दो वाद के अलावा कोई भी वाद की अगर कोई बात करता है तो वो मुद्दे को भटकाता है, उसको गलत डायरेक्शन में ले जाता है। आज हमें खुशी है और हम वेलकम भी करते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने देश की और हर एक बुद्धिजीवी ने, हर एक पत्रकार ने, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, इसको मान लिया है इस देश में सिर्फ दो ही वाद हैं, अंबेडकरवाद वर्सेस मनुवाद। तो अंबेडकरवाद में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मनुवाद के ऊपर सबसे बड़ी चोट की थी संविधान लाकर, और संविधान की जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो बात है एक वोट का बराबर अधिकार देके, बराबर का अधिकार हर एक नागरिक को देके इस देश का मालिक बनाया। इस देश का राजा चुनने के लिए जो पेट था वो बदल दिया, और वो बाहर रखे हुए हैं वो पेट, बैलेट बॉक्स। आप लोग बाहर जाके देखोगे तो हर जगह जहां भी ईमानदारी से चुनाव होता है वो बैलेट बॉक्स के जरिए होता है, और जहां जहां चोरी करना चाहता है कोई तो वो चुनाव में चोरी की मशीनों का इस्तेमाल करता है। ये सबसे बड़ा जरिया है। तो बाबा साहब ने जो एक अधिकार दिया था ना देश का मालिक बनाने का, उसके ऊपर सबसे बड़ा हमला अगर कोई है तो वो यही है कि ये एक वोट का अधिकार ही छीन लें, देश की मालिकाना हक जो है हर एक नागरिक का बराबर वो छीन लें, और सरकारें ऐसी बनने लगे कि जनता किसी को भी वोट दे, जीतेंगे मशीन वाला ही। तो ये मशीन के पीएम, मशीन के सीएम और मशीन के द्वारा निर्वाचित जो राजीव कुमार जी हैं, इलेक्शन कमीशन है, सीबीआई है, यहां तक कि जितनी भी एजेंसीज है हमारी, वो सब क्योंकि बुनियाद ही मशीन के ऊपर निर्भर कर गई है। और मैं वो पूरा नाम भी नहीं ले सकता, आप समझ सकते हैं कितनी मजबूरी होगी मेरी, बल्कि आप लोग देख सकते हैं कि वो पीएम जो है वो उसी के हैं, मशीन के, जिसका आखिरी शब्द मशीन का है। वरना जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी उसको कम कर देते हैं उस आवाज को, और मोनेटाइजेशन भी खत्म हो जाती है। तो ये सब सरकार के इशारे पे हो रहा है। कौन सी सरकार? जो मशीन द्वारा चुनी है। तो जो लोग अंबेडकरवाद की बात कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये समझना चाहिए, अंबेडकरवाद को बचाने के लिए, मनुवाद को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा जो तरीका है वो है वोट का अधिकार। वो अगर छिन गया तो संविधान में आगे बचाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो सबसे ज्यादा अहम लड़ाई ही ये है, जो भी इस मुद्दे से भटकाता है, जैसे अंबेडकरवाद वर्सेस मनुवाद से मुद्दे से इतना भी दाएं बाएं जाता है, वो आप लोगों को भटका रहा है, वो कहीं ना कहीं स्लीपर या वेकिंग सेल है आरएसएस और बीजेपी का, मनुवाद का। तो दोनों चीजें साफ साफ समझ लेनी चाहिए हमें, ये कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। अब इसके लिए बहुत सालों से लड़ाई हो रही थी, बहुत सारे लोग लड़ रहे थे। सिविल सोसाइटी ने हमारी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की और मेरी ड्यूटी लगाई कि अब ये लड़ाई आप लोगों को लड़नी है, स्पीयरहेड आप लोगों को करनी है। यानी कि किसको? मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? अंबेडकरवादियों। इसी बात की चिढ़ है मनुवादियों की सबसे ज्यादा, और सारे स्लीपर सेल जो वो हो गए ना, जाग गए, वो इसी वजह से हो गए। तो और हम लोग क्यों जीत रहे हैं? बाकी सब लोगों ने 46 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई, 46 की 46 रद्द हुई, हमारी ही क्यों बचती है पिटीशन? आधी जिंदा बची हमारी हर जगह क्यों बचती है? क्योंकि हम लोगों को, उसका भी मैं आज बाबा साहब के एक महत्वपूर्ण कार्य का दिन है, मनुस्मृति दहन का, तो वो भी मैं आपको उसकी वजह बता दूं। हमारी बचती क्यों है? क्योंकि हमें एकलव्य का कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। हम लोग तैयार ही हैं बिना अंगूठों के लड़ाई करने के लिए और जीतने के लिए। हमारी स्ट्रेटेजी बिना अंगूठों के, बिना हाथ के जीतने की होती है। बाकी सबको तो आदत ही नहीं होती ना, उनको तो सब कुछ चाहिए, अंगूठे भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, तब भी वो जीतेंगे हारेंगे उन्हें पता नहीं। हम लोग जो अंबेडकरवादी हैं सच्चे, वो तो तैयार है ना कि हमारा अंगूठा भी कटेगा, हमारा हाथ भी कटेगा, उसके बगैर कैसे जीतेंगे हम? इसलिए हम इन मुश्किल हालात में केसेस जीतने की ताकत रखते हैं, जो बिल्कुल ही उम्मीद ही नहीं थी किसी को। तो अब जब रिजल्ट आने शुरू हो गए, धीरे धीरे करके आने लगे, ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का तो बहुत सारे
एफर्ट्स का, जिसमें आंदोलन और आंदोलन के साथी हमारे सामने बैठे हैं जो हमें छोड़ के नहीं गए कभी भी। मुट्ठी भर साथी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ थे ना, जिन्होंने संविधान बनाया, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुछ छोटे छोटे मुट्ठी भर सिपाही मौजूद हैं, वही पूरे मनुवाद को और आरएसएस और बीजेपी को रोके हुए हैं, बाकी सब मिथ्या है। तो जब हम केस जीतने लगे, और ये पहला नहीं था पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, हम लोगों ने उनको घेर के जहां हम चाहते थे वहां ले आए जाए। अब इसका हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या था और उसके नतीजे क्या हो सकते थे? दो ही हो सकते थे। मैं बाकी सारी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। आज मैं बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे लोग, आप सब लोग आप जानते भी हो, खासतौर पे जो हमारे सोशल मीडिया के जो ईमानदार पत्रकार हैं, आज तो मेरा नाम शेयर मार्केट में बहुत ऊपर हो गया, लेकिन ये आप लोगों की बदौलत है जो ये लड़ाई हम आज जीतने की कगार पे पहुंचे हैं। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ उन सोशल मीडिया के अंबेडकरवादी जो एक्टिविस्ट हैं, आप लोग किसी भी और जर्नलिस्ट से बड़े जर्नलिस्ट हो, आज तो सारे जर्नलिस्ट मेरा नाम ले लेके बोल रहे हैं ना, मैं किसी गलतफहमी में नहीं आता। इसका क्रेडिट आप लोगों को जाना चाहिए। आप लोगों ने अपनी डिमोनेटाइज कराया, आप लोगों ने अपना येलो करवाया, आप लोगों के ऊपर धमकियां आई, आप लोगों को डराया गया, लेकिन आपने हम लोगों को कवर करना बंद नहीं किया। इसका क्रेडिट सबसे बड़ा सोशल मीडिया के अंबेडकरवादी जर्नलिस्ट को जाता है, इस लड़ाई में हमें यहां तक पहुंचाने का। इसमें मुझे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। अब जब जीत होने लगती है ना तो सब साथ आ जाता है। अभी भी देखिए मैं कितना कड़वा बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं चाहिए, हमें हमारे लिए आप ही काफी है। हम अगर सच बोल रहे हैं तो सब आएंगे एक दिन। तो मैं अब मुद्दे की बात पे आता हूं। तो हरियाणा के ऑर्डर का नतीजा क्या हुआ और क्यों स्लीपर सेल को पूरी ताकत से इस्तेमाल करना पड़ा आरएसएस और बीजेपी को? हरियाणा के ऑर्डर का मतलब यह हुआ कि 90 की 90 सीटों को एक ऐसे व्यक्ति को देना है, और चुनाव आयोग ने पूरी ताकत लगाई वहां अपोज करने की। एक ऐसे व्यक्ति को देना है जो कि ना हरियाणा का रहने वाला था, एक ऐसे व्यक्ति को देना है जिसने हरियाणा में चुनाव ही नहीं लड़ा और ना ही वो वहां का वोटर है। और चुनाव आयोग ने यह तक कहा, अगर आप वो ऑर्डर देखेंगे, कि ये व्यक्ति जो है ये शरारत करेगा, इसके जो इंटेंशन है वो बहुत खराब है, मैलिशियस है, और ये ना वोटर है, ना कैंडिडेट है, ना रहने वाला है। इन सभी बातों को नकार के ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा नहीं, आपको देना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी रिपरकशन क्या थी कि अदालत में केस डालने की जरूरत नहीं है। तो ये बार बार चुनाव आयोग के राजीव कुमार जी, जिनको मैं देश का सबसे बड़ा वोटों का चोर कहता हूं, तो उनको यह निर्देशित किया गया, उनकी चुनाव आयोग को यह निर्देशित किया गया कि देना पड़ेगा, भले ही आप कुछ भी कह रहे हैं। और वो जो कहते हैं ना कि कोर्ट केस के बाद ही मिलेगा, वरना हमने उसमें रखा था स्ट्रांग रूम में, और क्या क्या झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। तो उससे ये हो गया पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से कोई भी नागरिक, पूरे देश का कहीं का भी नागरिक हो, किसी भी चुनाव की, कहां से, पूरी मतलब फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से, चुनाव के 6 महीने पहले से करीब एक ईवीएम की मशीन की वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C और दूसरे कागज जो है वो सब देने पड़ेंगे, किसी भी नागरिक को देने पड़ेंगे। हाँ, फर्क ये होगा सिर्फ कि जो कैंडिडेट होगा उसको फ्री में देने पड़ेंगे, जो उस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, और बाकी सबको फीस लेके देने पड़ेंगे। तो हमने कहा था हम फीस देने को तैयार। जब ये डायरेक्शन हो गई तो इसका मतलब क्या था? 2 मतलब थे इस चीज के भी। पहला कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैंने पूरे देश को गुमराह किया, जैसे देवेंद्र फडणवीस साहब ने बोला, आरएसएस के सभी लोगों ने, ऑफ इंडिया ने, पता नहीं क्या क्या बोला। या तो मेरा झूठ साबित हो जाता आंखों से देख के, प्रत्यक्षम बोलते हैं ना, किम प्रमाणम, तो सब मेरा झूठ साबित हो जाता और मोदी जी की सच्चाई साबित हो जाती कि देखिए कि चुनाव जो है पूरी ईमानदारी के साथ हुआ है, सारे कायदे कानून जिसका सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था और सुप्रीम कोर्ट को बार बार गुमराह किया था, वो राजा साहब गलत बोल रहे हैं और हम सच्चे हैं, ये साबित हो जाता। और या ये हो जाता कि मैं सच्चा हूं, अंबेडकरवादी एक छोटा सा सिपाही सच्चा है, और ये पूरे देश में जितने मनुवादी हैं, छदम, स्लीपर सेल्स, जासूस या जो भी, वो सब झूठ बोल रहे हैं। एक झटके में ये हो जाता, मैं जनता के सामने ये रख देता, देख लो आप अपने आप। अब मैं एक शब्द नहीं बोल रहा हूं, किस प्रकार से मशीनों में छेड़छाड़ हुई, किस प्रकार से मशीनों को खोला गया वोट के बाद, किस प्रकार से मशीनें बदली गई।
अपने आप देख लो। तो एक ये था। दूसरा ये था कि मना कर दें, हम मना करने का कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने कानून ही बदल दिया। यानी कि एक फुटबॉल का गेम हो रहा था, जब हमने उनके 40, 50, 46 गोल जो सुप्रीम कोर्ट में और 10-12 गोल देश के अलग हिस्सों में हुए थे, तो हमने एक एक करके पहले 1-2 गोल किए और ली। वीडियोग्राफी हमारे पास और भी है, और हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी है। हमने ली रामपुर की, सबसे पहले दी, चुनाव आयोग की है, उसमें सब नजर आ रहा है कैसे चोरी की। हमने ली फतेहपुर सीकरी की, वहां भी सब नजर आ रहा है साफ साफ। अब हमने जब इनके 60 गोल जो एक साथ मिलके इन्होंने कितने सालों में किए थे, हमने 90 गोल एक साथ कर दिए, तब इन्होंने कहा यहां तो गोल ही नहीं होगा। अब आ गए अंगूठा काटने पे कि ये तो गोल पोस्ट ही नहीं है, जहां आपने गोल किए कहीं और गोल होते हैं, वहां करो जाके। अब मगर इसके लिए हम तैयार थे। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए हमने आपको आज तक तकलीफ दी। इसके लिए हम तैयार थे। अब जिसको परेशानी है, ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो मसला है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को तो कैंडिडेट है, उनको आज भी मिल सकती है, तो उनको तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए थी। आज तक कांग्रेस पार्टी ने कोई केस भी नहीं डाला। कोई डाला केस आप लोगों की जानकारी में? इतने बड़े बड़े काम हो गए। वो तो राहुल गांधी जी की सदस्यता जैसे गैर कानूनी तौर से ली, उनके खिलाफ भी केस नहीं डाला। ये तो अपने सबसे बड़े लीडर को बचाने के लिए कोई कोई केस नहीं डालते हैं। हाँ, धमकी बार बार देते हैं जयराम रमेश साहब, वेणुगोपाल साहब और दूसरे जो स्लीपर सेल्स है कांग्रेस में, कि हमने ये इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी दी है, उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, अब हम इन्हें देख लेंगे। 99% के बाद बोला था ना, अब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इन्होंने हमारी चिट्ठी का जवाब आज तक कभी की? तो मेरी जानकारी यह है, जब ये ऑर्डर आ गया तो चुनाव आयोग ने ये कहा, अगर उनको भाई तकलीफ थी ना ऑर्डर से, तो वो जाते सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग के लोग खुद, उनको पता था अगर वो खुद जाएंगे तो उन्हें मुझे झूठा साबित करना पड़ेगा, वो पॉसिबल ही नहीं। मैं तो जाऊंगा ही क्यों, करो चेंज। मैंने तो ये और जाल बचाया था, और जो जाल मेरा बिछाया हुआ है, जितने छोटे जाल में ये पहले थे, ये कानून में चुनाव का ये जो 93(2) चेंज किया, उससे वो और बड़े खड्डे में गिर गए। मेरा ही जाल बिछाया हुआ था वो भी, मैं चाहता था यही करेंगे। तो अब इन्हें और भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे मुझे ये अमेंडमेंट करने के बाद। तो इसलिए मैं तो, हमारी सिविल सोसाइटी के लोगों से सबसे बात हो रही थी, वो मुझसे कह रहे थे कि तुम ये करो वो करो। मैंने उनको सबको समझाया, तो हम सब लोग बैठे थे शांत के, हम तो जीत रहे हैं ना। और चुनाव आयोग ने मुझे आज तक मना ही नहीं किया देने से। और कैंडिडेट्स, अगर कांग्रेस पार्टी को इतनी ये स्लीपर सेल्स रोक रहे थे, हम तो कांग्रेस पार्टी को, हर एक पार्टी को कह रहे हैं ना, जो आप चुनाव हार रहे हो, हमारे अंदर क्षमता है, हम 6 से 8 महीने के अंदर अंदर हर हारा हुआ चुनाव जिता देंगे कानूनी तरीके से। तो आज तक तो किसी कैंडिडेट ने अप्लाई भी नहीं किया, कांग्रेस पार्टी के किसी कैंडिडेट ने आज तक ये सीसीटीवी वीडियो फुटेज लेने के लिए, जो उन्हें फ्री में मिलनी है, आज तक अप्लाई नहीं किया है। तो कांग्रेस पार्टी को तो चिंता ही नहीं थी। क्यों चिंता नहीं थी? और ये कब चिंता नहीं थी? जबकि उनके खुद के अध्यक्ष खड़गे जी ये कह रहे हैं 26 नवंबर को कम से कम कि अब राहुल गांधी जी लीड करेंगे ईवीएम के, सॉरी, ये मशीनों के खिलाफ चुनाव, ये आंदोलन करेंगे वो। तो राहुल जी जब अध्यक्ष थे 2018 में, तो उनकी खुद की वर्किंग कमेटी में उनकी अध्यक्षता ने यह फैसला कर रखा है कि ये पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। तब भी एक भी कैंडिडेट ने ये लगाई नहीं, यानी कि इन्हें पता ही नहीं था। ये चुनाव का जो सिस्टम है ना, मुश्किल से देश में 5 लोग होंगे इनको ये पूरा सिस्टम समझ में आया है। मैंने 2 महीने लगाए हैं इसको पढ़ के समझने में, और जमीन पे जाके आंखों से देखा है, तब भी मेरी समझ में पूरा नहीं आया। मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, मेरी समझ में 75% आ गया। इस देश में चुनाव आयोग, मोदी जी, अमित शाह जी, एक व्यक्ति सिर्फ ये ला दें जिसके पास 75% भी ज्ञान हो ईवीएम से चुनाव कैसे होते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के पूरे देश से माफी मांगूंगा। एक व्यक्ति सिर्फ पूरे देश में से। तो जब ये हो गया, तो अब उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो दोनों तरफ से वो हो गई मृत्यु, तो अब बचाओ। स्लीपर सेल तो होते ही इसलिए इस दिन के लिए है ना। तो स्लीपर सेल्स के कहने में, बल्कि आरएसएस के कहने में, स्लीपर सेल्स ने कांग्रेस से ये बिना तैयारी के हमें बहुत बड़े खतरे में डालने के लिए ये केस डाला है, जिनकी ना तो तैयारी थी, ना इनको समझ है। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, बोलना नहीं चाहिए मुझे, ना इनको समझ है जो इन्होंने पिटीशन डाली कि क्या डालनी चाहिए थी, कैसे डालनी चाहिए थी, और ना इन्होंने हमसे डिस्कस किया। अगर इनको ये करना ही था तो हमसे डिस्कस कर लेते, शायद हम इनको बेहतर करके बता देते।
हालांकि मैं तो मना ही कर रहा था और मैंने अनाउंस किया था जब ये ऑर्डर आया था ना, तो मुझसे जर्नलिस्ट ने पूछा था कई मेरा इंटरव्यू लेते हुए कि आपको सबसे बड़ा खतरा किस चीज से है, तो मैंने कहा था उन स्लीपर सेल से जो इस मुकदमे के खिलाफ हमारे जैसे लगने वाले होंगे, जो हमारी साइड है ना, उस तरफ से वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे, उससे मुझे सबसे बड़ा खतरा है। और मैं रिक्वेस्ट की थी सबसे कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, आप लोग सब गवाह हैं इस बात के, मैं बार बार मना करता हूं, सुप्रीम कोर्ट वो ही जाएगा जो या नासमझ होगा या वो आरएसएस का एजेंट होगा। तो इस सबके कहने के बावजूद भी ये गए, इन्होंने हमारा बड़ा नुकसान किया। अब ऊपर वाले के हाथ में है कि कितना नुकसान होगा। ले गए कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो होता नहीं है लागू, और ये कह के भी सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर सकता है ना, आपके पास तो पूरा राइट है ना, अपने कैंडिडेट्स को अप्लाई कराओ, आपको तो मिल ही जाएगा, ये तो नागरिकों का अधिकार है। और चुनाव आयोग और ये स्लीपर सेल्स और आरएसएस के लोग क्या चाहते हैं कि ये चुनाव जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में रह जाए। ये चुनाव तो हमारा है, हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, पॉलिटिकल पार्टी सारी हमारी नौकर हैं, हमें पता होना चाहिए हम किसको वोट दे रहे हैं, बाबा साहब के वोट के अधिकार से कहां जा रहा है हमारा वोट, कैसे काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें पता होना चाहिए। हमारे ऊपर जवाबदेही है, हमको जवाब देना है सबने, कांग्रेस पार्टी ने भी, सभी विपक्ष की पार्टियों ने, और मोदी जी ने भी, हमें जनता को जवाब देना। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं हम सीधे। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज आज भी अगर ये सीरियस हैं और स्लीपर सेल के दबाव से बाहर आ सकती हैं, जिसका मुझे काफी डाउट है, क्योंकि वो स्लीपर सेल का मतलब ही होता है कि वो, और इसी के लिए मैं आपको एक किताब भी दिखाना चाहता हूं। ये देवा सायन साहब ने एक किताब लिखी, ये किताब मैं कांग्रेस की लीडरशिप को खास तौर पे कह रहा हूं, ये किताब पढ़ने, उनको पता लग जाएगा कि इमरजेंसी के टाइम में भी, ये देवा सायन साहब वो हैं जो जयप्रकाश नारायण साहब के साथ उस समय डीएम थे चंडीगढ़ के, और उनके साथ ये सारे उनके साथ फैसिलिटेट करने के लिए एक तरीके से उनके ऑफिसर इंचार्ज थे। उस समय का जिक्र इस किताब में किया गया है। 2 वजह से मैं ये किताब दिखाई है आपको कि उस समय के स्लीपर सेल्स कैसे जयप्रकाश जी और इंदिरा जी के बीच में खाई बढ़ा रहे थे ज्यादा, उस समय के स्लीपर सेल्स। और दूसरी वजह यह है कि इस किताब में हमारी पिटीशन का पूरा एफिडेविट लगाया गया है, ये कहते कि ये सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने गुमराह किया था। तो इन 2 वजह से कांग्रेस की लीडरशिप को ये किताब पढ़ लेनी चाहिए, उनको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मेरा ये कहना है, मैं राजीव गांधी जी ने मुझे लाइफ का पहला अपॉर्चुनिटी दिया था, तो हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, एहसान नहीं भूलते किसी का। तो मुझे उस समय के स्लीपर सेल ने राजीव जी की हत्या कराने में उनका हाथ था, उस समय के स्लीपर सेल्स में, आज भी वही हो रहा है। तो ये कांग्रेस की लीडरशिप को ये समझना चाहिए कि ये उनकी एग्जिस्टेंशियल लड़ाई हो रही है। अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कोई गारंटी नहीं है इन आरएसएस के और मनुवादियों के हाथ से कुछ भी हो सकता है, और वो उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी स्लीपर सेल्स की होगी, मैं ये कहने के लिए मजबूर हूं। अब हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि अगर ये सारी ऑपोजिशन पार्टीज, अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने के ही स्लीपर सेल्स ने हमसे सबसे आगे आके लड़ाई लड़ी है, तो मुझे उसका जिक्र ज्यादा करना पड़ा। हमारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज से और बसपा से खास तौर पर यह कहना है कि इस चुनाव में वोट चुराने की जो ये मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, उससे अगर किसी एक पार्टी को देश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वह है बहुजन समाज पार्टी। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, सबसे बड़ा नुकसान, बहुत सारे वहां भी स्लीपर सेल्स हैं, उनका मैं जिक्र ही नहीं कर रहा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हुआ है। ये हालात नहीं है जैसे आज उनके नजर आ रहे हैं, ये जमीनी हकीकत नहीं है, लेकिन ये बसपा की लीडरशिप के ऊपर हम छोड़ते हैं कि क्या वो अपने स्लीपर सेल्स को छोड़ के अपनी टॉप लीडरशिप की बात सुन के इस लड़ाई में हमारे साथ आते हैं या नहीं आते। उसके बाद बाकी सारी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ भी नुकसान हुआ है, हर एक जगह हुआ है, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो अब हमारा कहना यह है कि अगर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी सीरियस है तो 90 से ज्यादा पिटीशंस पेंडिंग है, लोकसभा की पिटीशंस अलग अलग विभिन्न हाई कोर्ट्स में।
हमारे पास वो पूरा, और मैं जो बात कहता हूं शुरू शुरू में बहुत अजीब सी लगती है लोगों को और लगती है अविश्वसनीय लगती है, लेकिन वो जैसे बाबा साहब की बातें अविश्वसनीय लगती थी ना, जब उन्होंने करके दिखा दिया, संविधान बना के दिखा दिया, तब सब लोग एकदम मतलब 40,000 वोल्ट का करंट लगा सबको। तो हम तो उनके फॉलोअर्स हैं, तो 400 वोल्ट का करंट तो हम भी लगाने के काबिल हैं ही। तो अब मेरी बातों से झटका लगता है, तो अब ये जो झटका ना लगे इसलिए मैं बता रहा हूं कि 90 से ज्यादा सीटों पे हम 6 से 8 महीने के अंदर अंदर चुनाव दोबारा करने की कानूनी समझ रखते हैं। उसमें हमें अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की मदद चाहिए। उससे ये सरकार जो है 90 सीटों पे अगर दोबारा चुनाव होंगे तो आप समझ सकते हैं, और अब की बार पेपर बैलेट से होंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे दोबारा मोदी जी चुनाव नहीं जीतेंगे। पेपर बैलेट से तो वैसे नहीं जीतेंगे। दूसरा, हरियाणा के चुनाव में 16 से ज्यादा सीटों पर, 16-17 से ज्यादा सीटों पर दोबारा 6 से 8 महीने में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 5 साल में नहीं, 6 से 8 महीने में हम दोबारा चुनाव कराने की क्षमता रखते हैं। और अभी महाराष्ट्र के लिए टाइम है। अगर महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं और जो बाई इलेक्शंस हुए हैं यूपी में, अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ देंगी तो 6 से 8 महीने में महाराष्ट्र में कम से कम 150 सीटों पे दोबारा चुनाव हो सकते हैं, और ये यूपी में भी बाई इलेक्शंस में दोबारा चुनाव हो सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इम्पेकेबल फूल प्रूफ फॉर्मूला है। अब ये देश की जनता जाने कि ये ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज कितनी सीरियस हैं बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए, या लो हैंगिंग फ्रूट्स, या किसी साजिश के तहत स्लीपर सेल्स की ये अपनी बात को नहीं करवा पा रही है पॉलिटिकल लीडरशिप। क्योंकि मेरे पास जानकारी है हर एक पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे वो शरद पवार जी की पार्टी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, या कोई भी पार्टी हो, उसकी टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से 100% हमारी बातों से एग्री करती है। ये स्लीपर सेल्स उन पे भारी पड़ रहे हैं। तो अगर भारी पड़ेंगे तो जनता को समझ जाना चाहिए कि लीडरशिप के ऊपर स्लीपर सेल्स भारी पड़ने लगे जिस दिन, तो उस दिन जनता को कुछ और आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बात ये हम कह रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं हम कि अब ये लड़ाई जनता की जो लड़ाई है, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारा साथ नहीं दिया तब भी ऐसा नहीं है कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होंगे। कल मैं मध्य प्रदेश में था, वहां के गोंडवाना के क्षेत्र में था, वहां के आदिवासियों ने, वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, उन्होंने ये बीड़ा उठा लिया है। कल 10,000 की रैली थी कि ये लड़ाई अब शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और दूसरे लोग इसको लड़ेंगे, माइनॉरिटीज उनके पीछे खड़ी होंगी, ओबीसी जो लोग भी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, माइनॉरिटीज और ओबीसी के, वो उनके पीछे खड़े होकर इस लड़ाई को लीड करेंगे और जीत तक ये लड़ाई चलेगी। एक आखिरी बात मैं और ये कहना चाहता हूं कि दयाराम भदौरिया साहब मेरे बराबर में बैठे हैं। ये बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान हुआ या नहीं हुआ। माफी मांग लो, इस्तीफा दे दो। माफी और इस्तीफे का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान और कानून में नहीं है। माफी हम क्यों मंगवाएं? अगर वो बेगुनाह ही हैं तो अदालत उनको वो बेगुनाह साबित कर देगी, अगर वो गुनहगार हैं तो उनको 5 साल तक की सजा हो जाएगी। भदौरिया साहब ने उनकी कंप्लेंट लगा दी है। ये आंदोलन जितने भी हो रहे हैं, अगर ये सच्चे अम्बेडकरवादी और सच्चे अम्बेडकर जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग कर रहे हैं तो भदौरिया साहब की पिटीशन में मदद करने के लिए सामने आए। हमारी डिमांड एक ही है, अमित शाह जी बेगुनाह हैं तो कानूनी प्रक्रिया से उनको बेगुनाह साबित होने दिया जाए, और अगर वो गुनहगार हैं तो एफआईआर दर्ज की जाए उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने अभी तक इस कानून का उल्लंघन किया, SC/ST एक्ट का, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर कोई अदालत अगर सबको बरी करती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई शॉर्टकट, ये कोई वो जो मुंबई में बोलते हैं ना, जो गैंगस्टर्स आपस में मांडवाली कर लेते हैं कि ये तुम ले लो, ये हम ले लो, ये वो कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सीधी सीधी बाबा साहब का अपमान है। अम्बेडकर वादियों के लिए एक ही रास्ता है संवैधानिक, अमित शाह जी या तो बरी होंगे या जेल में जाएंगे, इसके लिए उसका रास्ता इख्तियार किया जाए। आंदोलन अगर कोई होना चाहिए तो वो यही होना चाहिए, और कोई आंदोलन हम समझते हैं कि बात को डाइवर्ट करने वाला है, किसी का पॉलिटिकल फायदा हो सकता है, लेकिन जो असली संविधान पे हमला है उसकी इसमें कोई
सोल्यूशन नहीं है इसका।